आदाब नाजरीन। आज हम एक ख़ास मुज़ाकरा के लिए यहाँ पर स्टूडियो में चंद ख़ास मेहमानों के साथ मौजूद हैं। हम ऐसे लोगों को याद करना चाहते हैं जिनका हमारी मुल्क की जद्दोजहद आज़ादी में भी और मुल्क को आगे बढ़ाने में भी बहुत बड़ा किरदार रहा है, उनका रोल बहुत बड़ा रहा है। आज हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब के हवाले से कुछ बात करेंगे, कुछ गुफ्तगू करेंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अगर शख्सियत को देखा जाए तो गुज़िश्ता सदी में उनसे बड़ी शख्सियत हमको नज़र नहीं आती है। बहुत नाम है अगर आप देखेंगे, लेकिन अगर आप उनकी शख्सियत को बगौर उसका मुताला करेंगे, उनकी जो हमाजहद शख्सियत है। अभी इस गुफ्तगू शुरू होने से पहले ही मैं बात कर रहा था कि मौलाना आज़ाद में क्या क्या चीज़ें नहीं थी, वो क्या क्या नहीं थे। तो ऐसा महसूस होता है कि उनके अंदर जो सलाहियतें थीं, जो उनकी क्वालिटीज़ थीं, जो उनके अंदर जो बातें थीं, वो उनको तमाम उनके हम असर जो रहनुमा थे उनसे बिल्कुल जुदा बना देती थी। जदोजहद आज़ादी रही हो उससे कब्ल, और उनका जो सबसे बड़ा रोल रहा है आज़ादी के बाद यहाँ के मुसलमानों को जो मायूसी का शिकार हो चुके थे, उनके अंदर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने एक क़ुव्वत भरी। उन्होंने उनको तैयार किया इसके लिए कि वो कौमी धारे में शामिल हों और इस मुल्क में जो कुछ पे पीछे हो चुका है उसको फरामोश करके इस मुल्क में अपना मुस्तकबिल तलाश करें और इस मुल्क में सबके साथ आगे बढ़ें। लेकिन ये जो सदी है, अब जो जिस सदी में हम लोग सांस ले रहे हैं, हमें गौर करना होगा क्या ये सदी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को उस तरीक़े से याद कर पाएगी जिसके लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने गुज़िश्ता सदी में बहुत कुर्बानियाँ दी। उन्होंने मुल्क के साथ चलने के लिए दो कौमी नज़रिए की ज़बरदस्त मुखालफत की थी। उनकी वो जो जामा मस्जिद की तकरीर है आज़ादी के बाद, बंटवारे के बाद, उन्होंने जिस तरह लोगों को रोका है और जब उन्होंने उनसे सवालात किए हैं, वो हमारे जब अभी बातचीत चलेगी तो उसमें उसका जिक्र आएगा। वो बताता है कि मौलाना आज़ाद का इस मुल्क के साथ जो जुड़ाव था किस कदर मजबूत था, वो किस कदर मजबूती के साथ इस मुल्क की सालमियत के साथ जुड़े हुए थे, इस मुल्क की सालमियत के साथ खड़े हुए थे। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या मुल्क ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को वो हैसियत उसके बाद दी है कि नहीं? क्या इस सदी में हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को उसी अंदाज से याद करेंगे जिस अंदाज से उनको करना चाहिए? बहुत से नाम आते हैं, आप कहीं पे भी निकल जाइए, किसी भी शहर में निकल जाइए, आपको ऐसे रहनुमाओं के नाम आते हैं, उनके नाम से आपको एयरपोर्ट मिलेंगे, सड़कें मिलेंगी, बहुत बड़े इदारे मिलेंगे उनके नाम से। लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से इक्का दुक्का इदारे नज़र आते हैं। बहुत से ऐसे रहनुमा हैं जिनके बड़े बड़े कदावर बुत बनाए जा रहे हैं, उनके लिए कहाँ कहाँ से लोहा इकट्ठा किया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन क्या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को उस तरीके से याद किया जा रहा है? हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को उनकी 129वीं सालगिरह पर आज याद कर रहे हैं और आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप भी गौर कीजिए, क्या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को उस तरीक़े से याद किया जाना चाहिए कि नहीं, जो कि उनका हक़ है। आइए इसी पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में चार अहम शख्सियात मौजूद हैं। मैं उनसे आपका तारुफ़ करा दूँ। हमारे दरमियान मौजूद हैं मशहूर सहाफ़ी और ख़बरदार के मुदीर जनाब मासूम मुरादाबादी साहब, हम आपका खैर मकदम करते हैं। इसके अलावा हमारे दरमियान मौजूद हैं डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब, जो सियासी तजिया निगार हैं, हम आपका भी खैर मकदम करते हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं शहजाद पूनावाला साहब, क्योंकि मौलाना आज़ाद का ताल्लुक़ कांग्रेस से रहा है एक मुद्दत तक, तो इसलिए हमने इनको दावत दी है कि वो कांग्रेस की रहनुमाई यहाँ करें। क्या मौलाना आज़ाद की कांग्रेस और आज की कांग्रेस में कुछ फ़र्क है, या मौलाना आज़ाद को कांग्रेस उस अंदाज से याद कर रही है जिस तरह से उन्हें याद करना चाहिए? और इसके अलावा हमारे साथ एक अहम शख्सियत फ़िरोज़ बख्त अहमद साहब मौजूद हैं, और फ़िरोज़ बख्त अहमद साहब का ताल्लुक़ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ख़ानवादे से है, वो उसके चश्म चराग़ हैं। और जैसा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम थे, तो मुझे महसूस होता है अक्सर जब मैं फ़िरोज़ बख्त अहमद साहब के काम को देखता हूँ कि वो तालीम को लेकर जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अंदर जो जोश जुनून और जज्बा और वलवला था, कहीं ना कहीं वो उनको छू कर गया है। और वो तालीम के मैदान में भी, और ख़ास तौर से मुसलमानों के तालीमी मैदान में फ़िरोज़ बख्त अहमद साहब भी कोशिश करते रहते हैं। हम आप सब का यहाँ पर खैर मकदम कर रहे हैं। फ़िरोज़ बख्त अहमद साहब, मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूँगा। आपको क्या महसूस होता है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को लेकर मुल्क जो है वो उसी अंदाज से उनका हक़ अदा कर रहा है जिस जो कि उनका हक़ था? तहसीन भाई, देखिए, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ईटीवी उर्दू का कि ग़ालिबन मेरे पास पहली
पहली मर्तबा फ़ोन आया है इस बार कि मौलाना आज़ाद पर आप एक फुल फ्लेजेड 1 घंटे का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो मैं आपको सैल्यूट करना चाहूँगा, आपके प्रोग्राम को, आपको भी। और रही बात आपके सवाल की, तो उसमें मैं शुरुआत इस तरह से करना चाहूँगा कि मौलाना आज़ाद को असल में उनको वो हक़ नहीं दिया गया जो जिसके वो हक़दार थे। अब यहाँ बहुत सी चीज़ें हैं, मैं एक छोटा सा वाक़या बयान करना चाहूँगा। मौलाना आज़ाद का जो मज़ार है जामा मस्जिद के साए तले, हमने वहाँ ये कोशिश की कि वहाँ उनकी नाम की तख्तियाँ लिख जाएँ और उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। तो वो नहीं लगी, तो हमने दिल्ली हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त डाली, तो वो उसमें हमारी बात सुन ली गई। मुझे आज भी जस्टिस विजेंद्र जैन थे, उनकी बात सुन के मैं हैरान हो गया। मैं बबांग दहल ये बात कहना चाहूँगा यहाँ। उन्होंने कहा फ़ौरन मौलाना आज़ाद के मज़ार पे सफाई हो, वहाँ गार्ड रखा जाए, वहाँ थोड़ा सा उसको एक लिविंग मॉन्यूमेंट बनाया जाए, साथ ही साथ वो 3 तख्तियाँ लगाई जाएँ उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी में। और उनके अल्फाज ये थे कि द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मौलाना आज़ाद फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया वॉज ग्रेटर दैन महात्मा गांधी एंड पंडित नेहरू। मेरे जैसा शख्स, मैं तो उस बात को कभी नहीं कहूँगा, हर एक के हम कंपेयर नहीं कर सकते इन शख्सियात को, चाहे वो सरदार पटेल हो, मौलाना आज़ाद या गांधी जी। लेकिन मैंने एक जस्टिस के नाम के हवाले से बात सुनी तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, मुझे खुशी भी हुई, और मेरा ये समझिए सीना जो है बड़ा फूल गया कि वाकई मौलाना आज़ाद की अहमियत आज भी बाकी है। मैं एक यूपी में एक जगह गया था, तो वहाँ पर 5वीं जमात का एक फंक्शन था, तो वहाँ मुझसे कहा गया भाई आप थोड़ा मौलाना आज़ाद के ऊपर बोलिए। तो बच्चों को पता नहीं था मौलाना आज़ाद कौन है, और एजुकेशन डे जो 11 नवंबर को ऑब्ज़र्व किया जाता है वो, तो ये है कि मैं इसमें बस एक राय दे के अपनी बात को मुकम्मल करना चाहूँगा। मौलाना आज़ाद हों, चाहे पंडित नेहरू हों, गांधी जी हों, सरदार पटेल हों, दीज आर द पिलर्स ऑफ इंडिया। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका। इनके ताल्लुक़ से तमाम हिंदुस्तान में जो हमारी लिटरेचर की स्कूलों की किताबें हैं, एक एक चैप्टर 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 12वीं जमात की किताबों में होना चाहिए, ताकि बच्चों को पता चले कि इन लोगों की क्या कुर्बानियाँ थीं, क्या कंट्रीब्यूशन था, और किस तरह से आज भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में मिलकर रहते हैं। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है पॉलिटिशियंस की वजह से, लेकिन मैं समझता हूँ बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मौलाना का था। हिंदुओं को, मुसलमानों को, सबको जोड़ा उन्होंने। लेकिन इस बात की कोई वक़्त नहीं है, इसकी कोई कदर नहीं की जा रही है। और मैं तो देखता हूँ सरकारी दफातर में जाता हूँ तो वहाँ पे उनकी कहीं फ़ोटो भी नहीं है। उनकी जो अपनी मिनिस्ट्री हुआ करती थी, HRD मिनिस्ट्री, तो वहाँ भी मुझे उनका कोई हवाला नहीं मिलता। मैं समझता हूँ हमारे इस तरह के जो ये स्कीम बुजुर्ग वगैरह हैं, तो उनके नाम पर कुछ माइनॉरिटीज़ वगैरह के लिए ज़रूर चलती हैं। शहजाद साहब, आपको क्या महसूस होता है कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी बना देने से पिछली सरकार ने हक़ अदा कर दिया, और मौलाना आज़ाद को उस तरीके से कांग्रेस हुकूमतों ने भी याद रखा जैसा उनका हक़ होता है? पहले तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि मौलाना आज़ाद के नाम पे सड़कें भी बनी हैं, इंस्टीट्यूशंस भी बने हैं, जो फेलोशिप है वो भी दिया जाता है, आज भी स्कॉलरशिप उनके नाम से चलती है, और फाउंडेशन भी है। और मुझे लगता है 125 साल की जब सालगिरह थी तब एक पोर्टल, नेशनल पोर्टल भी लॉन्च किया गया था 2013 में। अब पिछले 3.5 सालों में कुछ नहीं किया जा रहा है, पर वो तो सारे जो मुस्लिम आइकॉन्स हैं इंडिया के, उनको मिटाने के लिए, चाहे वो ताजमहल से लेकर टीपू सुल्तान हो या कोई और आइकॉन हो, उसको एक तरीके से हिस्ट्री में उसका जो किरदार है उसको कम करके, और कांग्रेस के भी जो भी लीडर्स हैं, चाहे गांधी जी हो, नेहरू जी हो, उनके भी किरदार को कम करने की एक हिस्टोरिकल रीराइटिंग की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है कि मौलाना आज़ाद को कई हद तक सिर्फ देखिए, वो तो कांग्रेस पार्टी के सबसे युवा अध्यक्ष बने, तो मेरे जैसे मुसलमान जो कांग्रेस पार्टी में तो कभी नहीं भूल सकते, पर मैं समझता हूं कि उनको भुलाने का काम कई लोग जो उनकी ही परिवार से हमारी पार्टी में थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा किया। आज वो किस विचारधारा के साथ जुड़े हैं, क्योंकि मौलाना आज़ाद सांप्रदायिकता के सख्त खिलाफ थे। वो सबसे मुखर होकर बोले थे जिन्ना के खिलाफ, आइडिया ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, 2 नेशन थियोरी के खिलाफ। अल हिलाल जो था हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट करता था, गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के हर मूवमेंट में वो थे। आज उन्हीं के परिवार के जो लोग हैं वो एक संघ परिवार से जुड़ गए हैं। मैं नजमा हेपतुल्ला साहिबा की बात कर रहा हूँ, गवर्नर है मणिपुर की, ठीक है, अच्छी बात है, और सियासी फायदा देख के लोग अपना किसी सियासी पार्टी से नहीं है, वो गवर्नर है। वो तो अब वो वही बताया कि वो सियासी पार्टी से है नहीं, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर भी रही थी मोदी सरकार में, और उन्होंने तो कहा था कि माइनॉरिटी अफेयर्स कांग्रेस में भी रही हैं, वो तो स्पीकर भी रही हैं, कांग्रेस के साथ भी मुद्दत तक रही है, ऐसी बात नहीं। और तब तक
और मैं चाहता था कि अगर नजमा हेपतुल्ला साहिबा इस डिबेट में जुड़ती तो मैं उनसे पूछता कि जो आप ही के परिवार के इतने बड़े आइकॉन थे, उनको उनका हक मिले इस मुल्क में, उसके लिए आपने कितनी बार बात उठाई कांग्रेस के बीच में भी। ये मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, किसी दिन अगर मेरा उनके साथ मुलाकात होने का मौका मिले तो मैं उनसे पूछूंगा। नहीं, यकीनन वो इसका जवाब देंगे, हम भी पूछेंगे उनसे। और हम यकीनी जहाँ तौर तक पर मुझे याद है, मैं इसको सियासी डिबेट हाँ, बिल्कुल सियासी नहीं करना चाहते। मैं एक चीज़ ये भी पूछना चाहता हूँ कि मौलाना आज़ाद वो व्यक्ति है जिन्होंने IIT, UGC, IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इन सभी इंस्टीट्यूशंस की यूनिवर्सल एजुकेशन कि 14 साल की उम्र तक सबको एजुकेशन मिलना चाहिए, जो आज कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार बन चुका है, पिछली सरकार ने उसको, बिल्कुल सब इसकी जो नींव है मौलाना आज़ाद ने रखी। मौलाना आज़ाद की कौम आज उस हाशिए पे है कि 100 ग्रेजुएट इस मुल्क में पास आउट होते हैं तो उसमें 4 मुसलमान होते हैं, 100 पर पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं तो 2 मुसलमान होते हैं। मुसलमानों ने कितना मौलाना आज़ाद को याद रखा है वो मैं पूछना चाहता हूँ। ओवैसी को अपना कल्चरल और नेशनल आइकॉन बना के उसकी वीडियोस फेसबुक पे शेयर करने वाले मेरे तमाम एज ग्रुप के लोग हैं, और मुझे शर्म आती है कि उनमें से एक भी आज तक उन्होंने एक मौलाना आज़ाद की जो स्पीच है उसको शेयर कभी नहीं किया है। तो ये सवाल जो है कांग्रेस पार्टी और दूसरे लोगों से पूछने से ज़्यादा हम हर एक 20 करोड़ मुसलमान व्यक्ति से भी पूछे कि आपने कितना याद नहीं, किया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आज हम जो यहाँ पर बात कर रहे हैं वो मौलाना आज़ाद और आज का हिंदुस्तान के हवाले से ही बात कर रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ वक्त मुख्तसर वक्फे का हम लौट कर आते हैं तो अपने बाकी मेहमानों को भी इस गुफ्तगू से जोड़ेंगे, मगर इस मुख्तसर वक्फे के बाद। मौलाना आज़ाद और आज का हिंदुस्तान इस ख़ास मुज़ाकरे में आपका हम फिर एक बार खैर मकदम कर रहे हैं। और नाज़रीन, हमारे दरमियान 2 ख़ास शख्सियत और मौजूद हैं जो पहले उसमें जुड़ नहीं पाई थी। मासूम मुरादाबादी साहब, आप सहाफ़ी भी हैं और आपने मौलाना आज़ाद पर काम भी किया है, और सहाफ़त के एतबार से भी अल हिलाल, अल बिलाग, और जो मौलाना आज़ाद का तो खैर शुरुआत ही जैसे अल मिसबाह से जब उन्होंने शुरुआत की थी, लिखना शुरू किया था, मखज़न लाहौर में भी लिखा, बहुत लिखते रहे, एहसन अखबार वग़ैरह, और मुरक़्क़े आलम, एक पूरी एक सीरीज़ है। सवाल इस बात का है कि आज का सहाफ़ी और ख़ास तौर से उर्दू सहाफ़ी, क्या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की उस रविश को कायम रख पाने में कामयाब रहा है कि नहीं? देखिए, मौलाना आज़ाद की सहाफ़त के बारे में मैंने काफ़ी कुछ लिखा है, लेकिन मैं इससे पहले आपको 2 बातें बताना चाहता हूँ। मैंने मौलाना आज़ाद को नहीं देखा, वो 1958 में उनका इंतकाल हुआ और मैं 1961 में पैदा हुआ, लेकिन मैंने उन आँखों को देखा है जिन्होंने मौलाना आज़ाद को बहुत करीब से देखा था। मेरे नाना मौलाना आज़ाद के एक बहुत करीबी रफ़ीक़-ए-कार थे, और जब मौलाना आज़ाद तर्जुमानुल कुरान लिख रहे थे कलकत्ता में, तो वो मौलाना आज़ाद मेरे नाना को, जिनका नाम मुंशी अब्दुल क़य्यूम ख़ान अल-ख़त्तात था, मुरादाबाद से बुला करके कलकत्ता ले गए और वो 1.5 साल उनके साथ रहे। मौलाना आज़ाद की बातें मैंने अपने नाना की ज़बानी सुनी है अपने बचपन में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का एक वाक़या उन्होंने बताया कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कितने बड़े दिल के इंसान थे। मौलाना आज़ाद ऊपर की फ्लोर पे रहते थे और मेरे नाना नीचे की फ्लोर पे एक ही बिल्डिंग में रहते थे वहाँ जी। एक रोज़ ऐसा हुआ कि कुछ पैसे की किल्लत हो गई, यहाँ तक कि खाने के पैसे नहीं थे, तो मौलाना आज़ाद ने 100 रुपये किसी से मंगाए उधार और इनसे कहा, हाँ साहब चलिए खाना खाने चलते हैं नीचे। एक होटल में गए, मौलाना आज़ाद सिगरेट पीते थे, सिगरेट की डिब्बी के नीचे उन्होंने 100 का नोट रख दिया। खाने का ऑर्डर अभी नहीं दिया था, कोई उचक्का आया और वो 100 का नोट लेके भाग खड़ा हुआ। तो हमारे नाना परेशान हुए कुछ कि इतनी मुश्किल से पैसे आए हैं और ये गायब हो गए। तो मौलाना आज़ाद ने कहा कि खां साहब ये तो हमसे भी ज़्यादा ज़रूरतमंद निकला, चलिए बाहर चलते हैं। वो खाना खाए बगैर वापस आ गए जी। एक बात और मैं मौलाना आज़ाद के बड़ेपन की आपको बताना चाहता हूँ, जो मेरे नाना ने मुझे बताई थी कि जब वो तर्जुमानुल कुरान लिख रहे थे तो एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने कुछ तर्जुमा करके मेरे नाना को नीचे भेजा कि इसकी किताबत कीजिए। उसमें कुछ जोग्राफिये का कुछ ज़िक्र था। मेरे नाना जोग्राफिये के बड़े माहिर थे, उन्हें कुछ उसमें इश्काल पैदा हुआ कि ये मौलाना आज़ाद से कुछ गलती इसमें हो गई है। शाम को ये लोग चहलकदमी करने निकलते थे बिल्डिंग से बाहर। तो मौलाना आज़ाद ने मेरे नाना से कहा कि आपने वो मसौदा किताबत करके नहीं भेजा। कह लगे मुझे उसमें कुछ गलती नज़र आती है, मैंने अभी उसकी किताबत नहीं की।
मौलाना आज़ाद कितने बड़े आदमी थे, आप अंदाज़ा लगाइए। उन्होंने कहा मुझे मसौदा वापस भेजिए, और उन्होंने वो गलती दुरुस्त की। एक कातिब के कहने पर, एक कातिब को आज बहुत मामूली चीज़ समझा जाता है, लेकिन उस ज़माने में कातिब कितने काबिल होते थे, 7 ज़माने मेरे नाना जानते थे, इसीलिए वो उनको वहाँ ले गए थे। तो उन्होंने वो तसी की और तसी करके उनको वापस भेजा, और वो मुसवदा शाये हुआ। तकरीबन 17-18 खतूत हमारे पास हैं मौलाना आज़ाद के, जो उन्होंने हमारे नाना के नाम लिखे हैं। दूसरा सवाल मैंने ज़रा थोड़ी तवालत से आपको बताई, चूँकि मैं इसका एक ऐनी गवाह रहा हूँ उन सब बातों का। सहाफ़त जिस ज़माने में मौलाना आज़ाद ने शुरू की थी, वो एक मिशन था, बाद में एक ये प्रोफेशन बना, और अब ये कमीशन बन गया। बहुत खूब। मौलाना आज़ाद के वो कोटेशन मेरे पास हैं, जो मैंने अपने मकाले में लिखे हैं, बहुत तवील मकाले में, जो वो सहाफ़त के ताल्लुक़ से उन्होंने बातें कही हैं, और वो किस किस्म की सहाफ़त को बरूए कार लाना चाहते थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो नज़रिया है सहाफ़त था, वो इस्लाह का था और ज़हनी तामीर का था। बिल्कुल आज के ज़माने की तरह से पैसे बनाने का नहीं था। ये एक बुनियादी फ़र्क है। वो कहते थे अखबार दरअसल जिंदा हादी है, जिंदा हादी है, और वो एक मिशन है और एक तरबियत, ज़हनी तरबियत का एक ज़रिया है। आज अखबार जो है जहन को भटकाने का ज़रिया है। ये बुनियादी फ़र्क है मौलाना आज़ाद की और आज की सहाफ़त में। ख्वाजा साहब, बात शख्सियत पर की जाए, उनकी जो शख्सियत है वो आज के हिंदुस्तान के लिए और आज के मुसलमानों के लिए किस तरह अभी भी मशअले रहा है। जो उनकी वो जामा मस्जिद की तकरीर है, वो आज भी क्यों नहीं उसकी बाज़गश्त हमारे जहनों में सुनाई देती, क्यों नहीं हम उसको अपने लिए एक मशअले राह बना लें, और कि यही जो उनकी तकरीर है वो हमें मंजिल मकसूद तक पहुंचा सकती है। तहसीन साहब, असल में आपने जो आज की गुफ्तगू का मौजू रखा है, वो रखा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और आज का हिंदुस्तान। तो हमें थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत है। उस सवाल के जवाब पर आने से कबल जो आपने उठाया मेरे साथ में, जी देखिए, हिंदुस्तान कुछ बुनियादी नज़रियात और उसूलों को लेकर आज़ाद हुआ। उसमें 2-3 चीज़ें बहुत अहम रहीं। सबसे पहली चीज़ जो अहम रही वो ये रही, कसरत में वहदत का उसूल। यानी हिंदुस्तान में बहुत सी वहदतें हैं, लेकिन जब हम इज्तिमाई तौर पर हिंदुस्तान को देखेंगे तो हमें वो तमाम वहदतें जो हैं कसरत के बावजूद भी कहीं ना कहीं एक वहदत दिखाई देनी चाहिए। ये बुनियादी फ़लसफ़ा है। दूसरी चीज़ जो है जिस पर आज़ादी की तहरीक चली, वो चली इंक्लूसिवनेस, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं, यानी सबको साथ लेकर चलना। और चलने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ साथ लेकर चलना, बल्कि सबके अंदर साथ होने और साथ रहने का एहसास पैदा करना। ये मैं समझता हूँ ये 2 बुनियादी ऐसे उसूल और नज़रियात हैं जिन पर हमारी आज़ादी की तहरीक है, और इसी के साथ साथ हमें आज़ादी मिली। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जहाँ एक तरफ गांधी जी के, पटेल के, मौलाना आज़ाद के, पंडित नेहरू के, सुभाष चंद्र बोस के, बाल गंगाधर तिलक के, और बहुत लंबी फहरिस्त हम नाम ले सकते हैं बहुत से लोगों का, अकाबरीन का जो है, उलमा की बहुत बड़ी जमात है, उनका सबके नाम लिए जा सकते हैं। ये तमाम लोग एक तरफ हैं, ये जो इन नज़रियात के को साथ लेकर चलते हैं और इन्हीं नज़रियात से हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक को चलाते हैं और उसको मंजिल तक पहुँचाते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ हिंदू महासभा भी होती है। हिंदुत्व पूरे शबाब पर उस वक्त भी होता है, और वो इन नज़रियात का कतई मुखालिफ ही नहीं होता, बल्कि वो इनको सिरे से नकारता है, और वो एक दूसरे हिंदुस्तान का तसव्वुर लेकर चलता है। ये एक अलग बात है कि उस वक्त उसको वो कामयाबी नहीं मिलती, लेकिन वो नज़रिया रहता है, और उस नज़रिए ने अपने नज़रिए की आबियारी के लिए इन 60-70 सालों में जो काम किया, जिसके नतीजे में वो कांग्रेस जो 1980 में 409 पर थी और वो बीजेपी जो 2 पर थी, वो 409 वाली जमात आज 44 पर खड़ी हुई है, जो मौलाना आज़ाद के नज़रियात की जमात है, जो गांधी के नज़रियात की जमात है, जो नेहरू और पटेल के नज़रियात की जमात है, और वो जमात जो इनकी रद्द है जो जमात, वो जमात आज 282 पर पहुंची हुई है, और हिंदुस्तान के बेशतर रियासतों के अंदर उसकी हुकूमत जो है वो इस वक्त मौजूद है।
तो ये वो बुनियादी चैलेंज है हिंदुस्तान का जिसके अंदर आज हिंदुस्तान मौजूद है। और ये चैलेंज मुसलमानों का नहीं है, ये चैलेंज हिंदुस्तान का है, ये चैलेंज हिंदुस्तानियत का है, ये चैलेंज उन नज़रियात का है जिन पर हिंदुस्तान की तामीर और तश्कील हुई है। आज बिल्कुल उसकी सूरत हाल कतई तौर पर मुख्तलिफ हो चुकी है। लिहाजा अब आप आइए इस चीज़ पर, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के वारिस और अमीर बैठे हुए हैं, ये उसके वारिस हैं और वो विरासत हम सब से ताल्लुक़ रखती है। आप ये देखिए कि आज के हिंदुस्तान में मुसलमान तो मौलाना आज़ाद को क्या याद रखता है, वो तो बेचारे को रोजी और रोटी से ही फुर्सत नहीं मिल पा रही है। उसके तो जो हालात हैं, हत्ता कि हमारे जो दानिश्वर हजरात हैं, हमारे जो तालीमी इदारे हैं, वो भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के साथ वो इंसाफ नहीं कर पा रहे। उनकी तालीम के हवाले से, उनके नज़रियात के हवाले से हम भी अपनी नस्ल नहीं, आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं, लेकिन शायद वजह यही है कि उसने अपने ऐसे जो उनके रहनुमा थे, उनके ख्यालात व अफकार को छोड़ दिया, तब वो इस हालत में पहुंचा है। आपने जो सवाल किया था उसका जवाब देना भी ज़रूरी है। देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो जामा मस्जिद की तारीख़ी तकरीर है, जिसमें उस वक्त जो मुसलमान पाकिस्तान की तरफ भाग रहे थे, उन्होंने उनको तयक्कुन दिया, उन्होंने उनके अंदर एहसास महरूमी को दूर करके उनके अंदर एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने की कोशिश की और ये कहा कि ये मुल्क जो है तुम कहाँ छोड़ के जा रहे हो, ये तुम जामा मस्जिद की मीनारों को छोड़ के जा रहे हो, तुम ताजमहल छोड़ के जा रहे हो, तुमने अपने असलाफ़ के जो यहाँ यादगारें हैं तुम उनको छोड़ कर जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। यानी इस लहजे में उन्होंने ये बात कही। ऐसा महसूस होता था कि किस कदर दर्द और कर्ब वो महसूस कर रहे हैं, जो जिसकी वजह से उन्होंने ये तमाम बातें कही। लेकिन अफसोसनाक जो पहलू है सारे मामले का वो ये है कि हिंदुस्तान उन नज़रियात के हवाले से आज मुझे हारता हुआ दिखाई देता है, आज शिकस्त खुर्दा दिखाई देता है। आज की जो कांग्रेस है वो उन नज़रियात से हटती हुई दिखाई देती है। और मैं यहाँ शहजाद साहब कांग्रेस के नुमाइंदे की हैसियत से बैठे, मेरा किसी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कांग्रेस ने गांधी और नेहरू और आज़ाद और पटेल के नज़रियात के साथ ईमानदारी से अमल किया होता और सॉफ्ट हिंदुत्व को इख्तियार नहीं किया होता तो आज कांग्रेस का हशर ये नहीं होता जहां कांग्रेस आज पहुंची हुई है। तो कांग्रेस ने भी मौलाना के साथ इंसाफ नहीं किया और गांधी के साथ भी इंसाफ नहीं किया है, हिंदुस्तान ने भी इंसाफ नहीं किया है। आज सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी है और चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं मेरी नज़र। शायद साहब, क्योंकि अब आपका नाम उन्होंने ले दिया है तो आपको मैं हक देता हूं कि आप अपने पार्टी का जो है दिफा कर ले। ऐसी डिबेटों में पार्टिसिपेट करने का एक नुकसान यही है कि मुझ पे सारे कांग्रेस के 60 साल के 70 साल के इल्ज़ाम तो आ जाते हैं। हालांकि ये बात मुझे डिस्क्लोज नहीं करनी थी, पर ये आइडिया जो आज का था इसको करने का, क्योंकि हर साल तो मैं एक लौता शायद कांग्रेसी हूँ, मुझे नहीं पता मेरी पार्टी में और कितने लोग हैं, पर मैं तो कम से कम नॉट ओनली मौलाना आज़ाद पर सर सैयद के दिन भी, क्योंकि वो मेरा खुद का जन्मदिन है। आज इस बार 200 साल हुए तो सर सैयद के दिन को किसी ने नहीं मनाया। ईटीवी उर्दू ने जो है उर्दू बाकायदा जो है बराह रास्त नश्र किया और ईटीवी उर्दू ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का इंटरव्यू भी किया। बिल्कुल, पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम था उसको कैंसिल कर दिया गया सर सैयद का। मुझे लगता है कि प्रॉब्लम क्या हुई है कि पार्टीशन के बाद हर एक पार्टी और हर एक जो समाज है उन लोगों ने मुस्लिम आइकॉन्स को एक्सेप्ट करने में एक असहजता महसूस की है। ये मेरे हिसाब से, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, पर मुझे लगता है कि पार्टीशन के बाद सब जमातों ने और सब तंजीमों ने जो मुस्लिम्स का रोल रहा है इस मुल्क में उसको एक्सेप्ट और एम्ब्रेस नहीं कर पाए हैं। मैं तो चाहता हूँ कि हम लोग जो है जिस दिशा में हम लोग गए हैं, कई गलतियां हमसे हुई है, मैं तो चाहता हूं कि हम लोग नेहरूवियन सेक्युलरिज्म पे लौटे, हम लोग गांधीयन सेक्युलरिज्म पे लौटे, हम लोग आज़ाद जी की सेक्युलरिज्म पे लौटे। हम लोगों को उस रास्ते पे चलना चाहिए और उस सेक्युलरिज्म का मतलब ये है कि हम लोग अनअपोलोजेटिकली सेक्युलरिस्ट रहे। कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है सेक्युलरिस्ट रहना चाहिए, ठीक है। आज हम लोग बैकफुट पे आ जाते हैं जब कोई हमको सेक्युलरिस्ट कहता है तो एक तरीके से बीजेपी ने उसको गाली बना दिया है। तो हम लोगों को नेहरू आज़ाद की सेक्युलरिज्म पे पहली बात तो आना चाहिए, पर मैं इसको फिर से उस दिशा में नहीं ले जाना चाहता। मैं नहीं समझता कि इतना हालात हम लोगों को नेगेटिवली देखना चाहिए, हम लोगों को कुछ इंस्पिरेशन भी लेनी चाहिए। मौलाना आज़ाद का एक किरदार सहाफ़त में रहा है, उनका एक किरदार एज ए उर्दू स्कॉलर रहा है, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज जो एक सबसे अहम किरदार होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो एज ए पॉलिटिकल पर्सन उन्होंने निभाया, और उस किरदार से इंस्पिरेशन लेते हुए 20 करोड़ मुसलमान लोग क्यों पॉलिटिक्स में नहीं आ रहे?
आज हमने हमारा पूरा पॉलिटिकल जो है सारा हम लोगों ने कुछ लोगों को आउटसोर्स करके कर दिया है कि ओवैसी हमारे रहनुमा है या ये 2-3 लोग हमारे रहनुमा है। नहीं, आप सिर्फ ओवैसी को ही वैसे को आप रहनुमा ना बनाइए। मैं आपसे कह रहा हूं कि हम लोग जो है नहीं, जैसे शहजाद मौलाना साहब नहीं, असल में मुसलमानों के साथ परेशानी ये रही है कि आज़ादी के बाद उनके पास कोई मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बाद नहीं रहा। मुसलमानों के पास कोई मुस्लिम रहनुमा है ही नहीं, इसलिए मुसलमानों ने कभी इंदिरा गांधी को अपना रहनुमा समझा, कभी राजीव गांधी को अपना रहनुमा समझा, कभी लालू प्रसाद यादव को अपना रहनुमा समझा, कभी मुलायम सिंह यादव को रहनुमा समझा, कभी मायावती जी को रहनुमा समझा। नहीं, प्रॉब्लम ही ये है कि हम मौलाना आजाद को खोज रहे हैं, हम लोग मौलाना आजाद बन नहीं रहे। प्रॉब्लम यहीं से सवाल उभरता है। फिरोज बख्श साहब, मौलाना आजाद के कोई रिश्तेदार पॉलिटिक्स में नहीं थे, नहीं। पर वो आपको मैं बता दूं, आज भी कांग्रेस की 130 साल के इतिहास में ही वॉज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी। और उस वक्त जब गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जैसे कद्दावर नेता उस पार्टी में थे, ही वॉज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट। देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम के जो आखिर की 30 सफ़ात क्या वो अलग अलग जगह के 30 सफ़ात हैं जो रिलीज हुए, उसमें कहीं ना कहीं मौलाना आज़ाद ने नेहरू की पॉलिसियों को भी गलत करार दिया है उसमें और जिसकी वजह से कहीं कहीं मुस्लिम लीग का जो है मामला मजबूत हुआ। उनके 2 ऐसे फैसले थे महाराष्ट्र को लेके, बॉम्बे में जो नरीमन को नहीं बनाया उन्होंने वजीर आला, या उन्होंने जो है बिहार में सैयद महमूद अली को नहीं आज की डिबेट तो वो सारी चीजें हैं, लेकिन खैर हम उस पर नहीं जाएंगे। मैं सिर्फ इसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूं। उस वक्त नेहरू सरकार नहीं थी, उस वक्त नेहरू में वो बड़प्पन था कि इवन दो ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, उनके अंबेडकर भी थे जो हमारी पार्टी में नहीं थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी उस गवर्नमेंट में थे, पहली बात। दूसरी बात, वो एक व्यक्ति की सरकार नहीं थी, अलग अलग नजरियात भी थे। कांग्रेस की जो सोच थी, कांग्रेस की सोच को लेके तक मौलाना आजाद के आखिरी दिन तक, फरवरी 1958 तक वो कांग्रेसमैन रहे। ये उनके विचार कुछ अलग रहे होंगे, तब भी वो कांग्रेसमैन आखिरी वक्त तक रहे। फिरोज बख्श साहब, देखिए, शहजाद का एक पॉइंट तो अहम इसलिए हो जाता है कि मुसलमानों ने क्या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को वो पोजीशन दी, वो मकाम दिया। तालीम को लेके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो रुझान था, जिस तरीके से क्या मुसलमानों ने तालीम को उस अंदाज से हासिल किया, अखलाक क़यादत को उस तरीके से उन्होंने किया, या तारीख़ पे जिस तरह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पकड़ थी उस तरह से लेके चले, क्या जिस तरह मस्बत किरदार अदा करने की बात मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी, कहीं ना कहीं मुसलमानों ने भी अपने उन आइकन को छोड़ दिया जो उनके लिए की रहनुमाई कर सकते थे। ऐसे रहनुमा की फ़िक्र को मुसलमानों ने छोड़ा, तभी ये हालत हुई है। आपने जब प्रोग्राम की शुरुआत की थी तो आपने एक बात कही थी कि मौलाना आज़ाद गुज़िश्ता सदी की सबसे बड़ी हस्ती है, और मैं इससे इत्तेफाक रखता हूँ, चाहे कोई इत्तेफाक रखे या ना रखे। तो मैं उसी को बात को आगे बढ़ाता हूँ। ख्वाजा साहब ने कुछ सवालात उठाए पूनावाला साहब को लेके कांग्रेस के ऊपर। देखिए, कांग्रेस का अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पिछले 60-70 साल में हिंदुस्तान जो भी कुछ है, कांग्रेस का एक उसमें हिस्सेदारी है, कांग्रेस ने कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन जब बात मौलाना आज़ाद की आती है तो कई चीज़ें ऐसी हैं जहां हमें कांग्रेस से भी शिकायत है। पूनावाला साहब ने जिक्र किया कि मौलाना आज़ाद का जब 125वां यौम पैदाइश मनाया गया, जो कि 2013 में था, तो मुझे कांग्रेस से शिकायत है। इसलिए पंडित नेहरू का उससे अगले साल बनाया गया, क्योंकि मौलाना आज़ाद पंडित नेहरू से बड़े थे। मौलाना आज़ाद की पैदाइश 1888 में हुई थी, पंडित नेहरू की 1889 में हुई थी। पंडित नेहरू का जो यौम पैदाइश है बहुत बड़े पैमाने पर बनाया गया, इंटरनेशनल स्कॉलर्स को बुलाया गया। लेकिन मौलाना आज़ाद का जो 125वां जो बर्थ एनिवर्सरी थी, मुझे पता नहीं कितने लोगों ने याद रखा। मैंने एक उसमें मजमून लिखा था उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी में कि मौलाना आज़ाद के 125वें बर्थ एनिवर्सरी पे टोटली उनको भुला दिया गया है। और इसके ऊपर एक मुझे पता नहीं कहाँ ये छपा या नहीं छपा, ये बात मैंने काफ़ी अखबारात को लिखी। तो कहीं पे मोदी साहब ने, कहीं गुजरात में जब चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कांग्रेस के ऊपर इल्ज़ाम ज़रूर लगा दिया कि कांग्रेस ने अपने रहनुमाओं को भुला दिया। खैर, मैं सियासत की बात नहीं करना चाहता, सियासत से मैं दूर रहना चाहता हूँ। देखिए, एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ। आपने कहा कि हम लोगों ने, कौम ने मौलाना आज़ाद को भुला दिया है, उनके रास्ते पर नहीं चलते। जो तालीम का पैगाम उन्होंने दिया था, आज 11 नवंबर है, उनको भी भुला दिया, सर सैयद अहमद को भी भुला दिया, जिनकी 200वीं बरसी चल रही है।
तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जब तक हम अपने रहनुमाओं के रास्ते पे नहीं चलेंगे, एक छोटा सा मैं एक एग्ज़ाम्पल और देना चाहूँगा। मौलाना आज़ाद को जो भारत रत्न दिया गया, वो भारत रत्न उनके इंतकाल के 37 ईयर्स 37 साल बाद दिया गया। वो भी किस तरह से दिया गया, कलकत्ता में मेरे वालिद नूरुद्दीन साहब वहाँ मुकीम थे, बीमार थे, सादा डाक से उसको भेज दिया गया, जबकि उसको कम से कम राजभवन में कलकत्ता के देना चाहिए था। तो ये उनके साथ सलूक किया। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा कांग्रेस पे या आज के इस्टेब्लिशमेंट में, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे रहनुमा थे, मौलाना आज़ाद हों, चाहे सरदार पटेल हों या कोई भी हों, उनको हमें भुलाना नहीं चाहिए। पार्टी पॉलिटिक्स से उठ के, और एक बात को कह के बात ख़त्म करूँगा, ऑर्गेनाइज़र एक रिसाला है, वीकली रिसाला निकलता है आरएसएस का। एक वक्त में कोई गालिबन 20 साल पहले शेषाद्री चारी उसके एडिटर थे। तो मैंने ऐसे एक शाखसाना इस्तेमाल किया, मैंने कहा मौलाना आज़ाद के ऊपर मैं एक मजमून देना चाहता हूँ, क्या ऑर्गेनाइज़र छापेगा? फ़ोन पे मेरी बात हुई, मोबाइल तो होते नहीं थे। तो एक बात उन्होंने कही जो मुझे पसंद आई, आज भी याद है। कहने लगे आप यू सेंड योर राइट अप, वी विल डेफिनेटली पब्लिश इट, बिकॉज पीपल लाइक मौलाना आज़ाद दे आर अबव ऑल पार्टी पॉलिटिक्स। तो मतलब यह है कि मौलाना आज़ाद के साथ जो किया जाना चाहिए था सलूक, जो उनका हक़ अदा करना चाहिए था। अब शहजाद साहब, बस एक बात कह के बात पूरी करता हूँ। शहजाद साहब कह रहे हैं कि भाई उनके नाम में कॉलेज है, फाउंडेशन है, चीज़ें हैं, लेकिन उस तरह से नहीं है जैसा कि पंडित नेहरू के नाम में है या राजीव गांधी। हम वापस आते हैं क्योंकि अभी जो बात खुलेगी तो फिर मुझे रोकना पड़ेगा। ये हक मौलाना आज़ाद को मिला, ना राजेंद्र प्रसाद को मिला, ना सरदार पटेल को मिला, और ना ही लाला लाजपत राय को मिला। उसमें नाज़रीन, यहाँ वक्त मुख्तसर वक्फे का, हम लौट कर आते हैं, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मौलाना आज़ाद जैसी शख्सियत जो हैं वो हमारे दरमियान और क्यों नहीं आ पा रही हैं। ऐसा क्या हो गया इस मुल्क में कि हमें मौलाना आज़ाद अब नहीं मिल रहे हैं, मगर इस मुख्तसर वक्फे के बाद। मौलाना आज़ाद और आज का हिंदुस्तान, इस ख़ास मुज़ाकरे में हम अपने चंद ख़ास मेहमानों के साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं और 11 नवंबर मौलाना आज़ाद की सालगिरह के हवाले से आज हम उनको याद कर रहे हैं। और ETV उर्दू जो है हमेशा अपने उन रहनुमाओं को तो याद करता ही है जिनका इस मुल्क की तामीर और तरक्की में और इस मुल्क की बुनियाद में कुछ ना कुछ किरदार रहा होता है। शहजाद साहब जी, कहना चाहता हूँ कि नहीं, एक बात तो मानेंगे, जो बात उन्होंने कही थी, देखिए उस तरीके से तो याद नहीं रखा जा रहा है। उसके बारे में वही मैं आ रहा हूँ मासूम साहब। हाँ, मैं कांग्रेस पार्टी में सन 2007 में आया। मुझे हो गए हैं अभी 10 साल। मेरी बड़ी आपा नजमा हेप्तुल्ला कांग्रेस पार्टी में लगभग उन्होंने 30 से 40 साल गुजारे, और फिरोज भक्त साहब का सोशल एक्टिविज्म में कम से कम, अगर राजनीतिक वो रहे एक्टिव मुझे नहीं पता, कम से कम 20-30 साल का करियर है। कांग्रेस पार्टी 70 साल पावर में रही। मेरे पैदा होने से पहले ये लोग मौजूद थे। इन्होंने कभी कांग्रेस पार्टी से क्यों नहीं की ये बात, मैं नजमा आपा से मैं खुद पूछना चाहता हूं कि आज जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने ये नहीं किया, कांग्रेस ने कम किया, कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा नहीं किया, जो नहीं किया, मैं पहले तो पूछना चाहता हूं कि क्यों नहीं किया। मेरा किरदार ये है कि मौलाना आज़ाद, जिनके फादर की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी, उनके, मेरे भी फादर की डेथ हुई, मैंने अपने आप को एजुकेट किया जैसे मौलाना आज़ाद ने अपने आप को एजुकेट किया। मैं उस पार्टी में हूं जहां पे आज ऐसी हालत है सियासत की कि फादर होना बहुत ज़रूरी है पॉलिटिक्स में। मौलाना आज़ाद भी बिना फादर के आया पॉलिटिक्स में, मैं भी आया बिना फादर के। मैं आज उनके मैसेज को, एजुकेशन के मैसेज को गांव-गांव तक ले जाता हूं और बच्चों को बोलता हूं, अपने फ्रेंड्स को बोलता हूं कि अपने फोटो लगाने हैं तो शाहरुख खान और सलमान खान की मत लगाओ, मौलाना आज़ाद की लगाओ। आज दलितों में जो चेतना आई है वो इसलिए आई है, नॉट इसलिए क्योंकि किसी पार्टी ने उनके आंबेडकर को याद किया। आंबेडकर तो कांग्रेस के नहीं थे। ये चेतना इसलिए आई है उनमें क्योंकि हर एक घर, दलित के घर में आंबेडकर की फोटो होती है, हर एक घर में उनके संविधान की किताब पढ़ी होती है। कितने मुसलमानों के घर में जो है मौलाना आज़ाद को याद किया जाता है? ये जिम्मेदारी किसकी? ये जिम्मेदारी शहजाद पूनावाला और कांग्रेस पार्टी की। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है कि उन्होंने कितने आइकॉन को याद किए, कितने आइकॉन को नहीं याद किए, तो मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि आप नजमा हेप्तुल्ला जी से पूछिए और उनके तमाम रिश्तेदारों से पूछिए कि जब आप लोग कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ उठते बैठते थे, जो बड़े बड़े नेता थे, तो तब आप लोगों ने कितनी बार उनसे जिक्र किया कि उनको आप याद नहीं कर रहे ठीक से। खैर, आप उनका नाम ले रहे हैं जो यहाँ पे मौजूद नहीं है। मासूम साहब, बात बिल्कुल देखिए, अगर वही मैं बात जो कह रहा था कि हमने मौलाना आज़ाद को भुला दिया है,
कौम ने मौलाना आज़ाद को उस तरीके से याद नहीं रखा, कौम ने उनके पैगाम को भुला दिया। देखिए, मौलाना आज़ाद का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरी नज़र में इस हिंदुस्तान के आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर है, वो ये है कि वो कौमी इत्तेहाद के सबसे बड़े अलंबरदार थे। हमारे नेशनल मूवमेंट में जो जंग आज़ादी का मूवमेंट था, जितनी शिद्दत के साथ मौलाना आज़ाद ने पार्टीशन की मुखालफत की और हर सूरत से चाहा कि मुल्क की तकसीम ना हो, लेकिन तकसीम चूँकि मुल्क की किस्मत में लिखी जा चुकी थी और मुल्क तकसीम हुआ। मुल्क की तकसीम के बाद के जो हालात थे उसका इदराक मौलाना आज़ाद ने इतने पहले कर लिया था, और ये एक बहुत बड़े कायद की, एक दूरअंदेश कायद की सबसे बड़ी पहचान है कि वो अपने दौर के कम से कम 50 और 100 साल बाद के वाक़यात पर नज़र रखे कि क्या होने वाला है। आज मुसलमानों के सामने सबसे बड़ा ये सवाल, जो लोग हिंदुस्तान में रह गए, ज़ाहिर है वो लोग थे जिन्होंने हिंदुस्तान को अपनाया, जो आज़ाद हिंदुस्तान में रहना चाहते थे, जो एक पाकिस्तान जाना चाहते थे वो पाकिस्तान जा चुके थे। लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि आज भी हिंदुस्तानी मुसलमानों की हुब्बुल वतनी पर, उनके पैट्रियटिज़्म पर, उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाए जाते हैं, और ये कहा जाता है कि ये पहले मुसलमान हैं या पहले हिंदुस्तानी हैं। मौलाना आज़ाद का एक कोटेशन मैं 4-5 लाइनों का आपको सुनाना चाहता हूँ जी, जिसमें मौलाना आज़ाद ने इस मसले को बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हिंदुस्तानी होने में और मुसलमान होने में क्या कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। उन्होंने कहा था, मैं मुसलमान हूँ और फ़ख्र के साथ महसूस करता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ। इस्लाम की 1300 बरस की शानदार रिवायतें मेरे विरसे में आई हैं। मैं तैयार नहीं कि इसका छोटे सा हिस्सा भी ज़ाय होने दूँ। इस्लाम की तालीम, इस्लाम की तारीख़, इस्लाम के उलूम व फ़नून, इस्लाम की तहज़ीब मेरी दौलत का सरमाया है, और मेरा फ़र्ज़ है कि इसकी हिफाजत करूँ। बहैसियत मुसलमान होने के मैं मज़हबी और कल्चरल दायरे में एक ख़ास हस्ती रखता हूँ, और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इसमें कोई मुदाखलत करे। लेकिन इन तमाम एहसासात के साथ मैं एक और एहसास भी रखता हूँ, इस्लाम की रूह मुझे इससे नहीं रोकती, वो इस राह में मेरी रहनुमाई करती है। मैं फ़ख्र के साथ महसूस करता हूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। मैं हिंदुस्तान की एक नाकाबिल तक़सीम मुत्तहदा कौमियत का एक उन्सुर हूँ, जिसके बग़ैर इसकी अज़मत का हैकल अधूरा रह जाता है। मैं इसकी तकवीन का एक नागुज़ीर आमिल हूँ। मैं इस दावे से कभी दस्तबरदार नहीं हो सकता। नहीं, बहुत अच्छी बात। और अल हिलाल का दिसंबर 1912 के शुमारे में भी उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि हिंदुओं के लिए मुल्क की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करना दाखिले हुब्बुल वतनी है, लेकिन मुसलमानों के लिए ये एक फ़र्ज़ दीनी है। आज जब मुसलमानों की हुब्बुल वतनी पर, उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाया जाता है, तो उन लोगों को कितनी तकलीफ़ पहुंचती होगी जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। जब उन्हें पाकिस्तानी कहकर पुकारा जाता है तो उनके दिल पर क्या गुजरती होगी। जो लोग अपनी कश्तियाँ जला कर के यहाँ से जा चुके, वो पाकिस्तान की तकसीम के ज़िम्मेदार हैं, या वो लीडरशिप ज़िम्मेदार है जिसने पाकिस्तान की बुनियाद रखी थी। देखिए, उनके खुतबे में यही सब, इस तरह के माहौल से भी पार निकलने के रास्ते मौजूद हैं कि आप मायूसी का दौर हो, कुछ भी हो, आप उससे पार निकल सकते हैं। क्यों ख्वाजा साहब? देखिए, थोड़ा सा तक़सीम हिंद की तफसील में जाने की ज़रूरत है। देखिए, हिंदुस्तान की जो तकसीम हुई है, यकीनन वो दो कौमी नज़रिए पर हुई है, इससे कोई इनकार नहीं है। और वो दो कौमी नज़रिए के मुखालिफ थे। जी, अच्छा, वो तो मैंने पहले ही कह चुका हूँ, कसरत वहदत की बात है। देखिए, जो तकसीम हिंद या क़याम पाकिस्तान है, अगर आप पाकिस्तान के रेजोल्यूशन को देखें तो उस रेजोल्यूशन में ये वाज़ेह लिखा हुआ है कि मुस्लिम अक्सरियती रियासतें, उन पर मबनी होगा पाकिस्तान। ठीक है, जहाँ तक दीगर स्टेट्स का ताल्लुक़ है, यानी दीगर हिंदू मेजॉरिटी स्टेट्स का ताल्लुक़ है, उसमें जो मुसलमान अक़लियत में उस वक्त था, उसके सामने ना पार्टीशन उस वक्त था, ना पाकिस्तान का ऑप्शन उसके सामने था, ना वो पाकिस्तान की तहरीक से उसका कोई लेना देना कोई ताल्लुक़ था। तो ये जो बात कही जाती है कि हमने यूँ किया और उन्होंने ये, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के अक़लियती मुसलमान को तो पार्टीशन की बहस का वो हिस्सा ही नहीं रहा, पहली बात। दूसरी बात ये, मौलाना आज़ाद पे क्योंकि आप बहस कर रहे हैं,
देखिए, इस फार्मूले के एतबार से ना पंजाब तकसीम होता ना बंगाल तकसीम होता। और आप तसव्वुर करिए कि जिन्हा पाकिस्तान मांग रहे थे उसमें मुत्तहदा पंजाब था, उसमें मुत्तहदा बंगाल था। अगर वो रहता तो किस किस्म का पाकिस्तान क़याम होता और हिंदुस्तान की क्या कैफियत बनती। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की सबसे बड़ी खिदमत हिंदुस्तान की तकसीम में और हिंदुस्तान के इस जोग्राफिए में ये है कि उन्होंने तकसीम पंजाब और तकसीम बंगाल में जो बुनियादी किरदार अदा किया, उस किरदार को हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे को जानना चाहिए और उसको समझना चाहिए और उसको सराहना चाहिए और उसको तस्लीम करना चाहिए, जिसका हमारे यहाँ कहीं कोई तस्करा सिरे से होता ही नहीं है। ये वो किरदार है जिस पर जितना भी हिंदुस्तान फ़ख्र करे, हिंदुस्तानी फ़ख्र करे और बिलखुसूस मुसलमाना ने हिंद फ़ख्र करे। जो मैं उस तरफ तीसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए, सन 70-71 तक जब भी हिंदुस्तान में कोई फसाद होता था, क्योंकि फसादात का सिलसिला मुतवातिर चलता रहता था, फसाद होता था, कुछ लोग पाकिस्तान भागते थे, चाहे कुछ ईस्ट पाकिस्तान भागते थे, बंगाल में होता था, कुछ वेस्ट पाकिस्तान भागते थे। 71 के बाद ये सिलसिला ख़त्म हुआ और तकसीम हिंद के जो असरात थे, जो कॉम्प्लेक्सेस थे, उसके अंदर पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान उससे ग्रस्त था एक तरीके से। और हमारी जो बुनियादी क़यादत थी वो यहाँ से जा चुकी थी और क्रीमी लेयर हमारा सब यहाँ से जा चुका था। चंद मोअज़्ज़िज़ ख़ानदान हिंदुस्तान में रह गए थे मुसलमानों के, बाकी तो आम मुसलमान गरीब मुसलमान था। लिहाजा वो मुख्तलिफ़ कैफियत से गुजर रहा था। उसके अंदर ये गुंजाइश ही नहीं थी, उसके पास ये शायद ज़मीन ही नहीं थी कि वो मौलाना आज़ाद के बारे में सोचता। वो तो बेचारा रोज़ी रोटी के बारे में सोचता रहा। हकीकत ये है कि 80 आते आते फिर मुसलमानों के अंदर जो है वो एक बेदारी पैदा हुई और बिलखुसूस बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद मुसलमानों ने इनको ये महसूस हुआ कि न तो हमारी कोई क़यादत ऐसी है कि जिस पर हम भरोसा और एतमाद कर सकते हैं और जो हमारे लिए खड़ी हो सकती है, और ना हिंदुस्तान में हमें कोई ऐसी क़यादत दिखाई दे रही है किसी जमात में जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि हमारे जो इदारे हैं वो इदारे भी कहीं ना कहीं जो है वो फेल होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। उस समझ लीजिए कि सन 92 के बाद से हिंदुस्तान का मुसलमान उसने तालीम की तरफ रुख किया, उसने कारोबार की तरफ रुख किया, उसने तिजारत की तरफ रुख किया और उसने एक नई अपने लिए फ़िक्र जो है तश्कील की है। और मैं समझता हूँ कि आज का जो हमारा नौजवान है वो इन तमाम कॉम्प्लेक्सेस से पूरी तरीके से आज़ाद हो चुका है और उसके अंदर आपको एक खुद एतमादी महसूस होगी। और मैं मासूम साहब आपसे कहना चाहता हूँ कि आज का जो नौजवान हमारा है वो इन बातों से, इन चंद लोगों की बातों से मुतासर नहीं होता कि आप हिंदुस्तान का मुसलमान पैट्रियट है कि नहीं है। मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूं, कई मरतबा मुझे ऐसा इत्तेफाक हुआ तो मैं जो सवाल आदमी इस तरीके का करता है मैं उससे ये पूछता हूं कि हु द हेल आर यू टू आस्क मी अबाउट माय नेशनलिज्म। क्या हिंदुस्तान में 2 तरह की शरीयतें पाई जाती हैं? क्या इस मुल्क में 2 तरह के कॉन्स्टिट्यूशन पाए जाते हैं? आपके पास ये हक है कि आप मुझसे सवाल करें और मेरा ये काम है कि मैं आपको जवाब दूं। आपका सवाल भी मुझे कबूल नहीं है, लिहाजा जवाब का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बहस हमारे लिए बेमानी है, बेमफहूम है कि हम नेशनलिस्ट हैं या नहीं हैं। जो नेशनलिस्ट हिंदुस्तान में बसने वाला हर हिंदुस्तानी नेशनलिस्ट है, जो नेशनलिस्ट नहीं है वो सलाखों के पीछे है, वो आइन के सामने है, वो कानून के सामने है, वो अदलिया के सामने है। बिल्कुल सही बात है। नाज़रीन, यहाँ वक्त है मुख्तसर वक्फे का और हम वक्फे के बाद लौट कर आते हैं तो इस गुफ्तगू को कोई एक ऐसी राह देने की कोशिश करेंगे जिससे हमारे अंदर भी वो मुस्बत बात पैदा हो सके जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद चाहते थे कि हम लोगों में हो। मगर इस मुख्तसर वक्फे के बाद इस ख़ास मुज़ाकरे में आज हम बात कर रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और आज के हिंदुस्तान के मौजू के ऊपर, और हमारे साथ 4 ख़ास मेहमान भी मौजूद हैं। फ़िरोज़ बख्श साहब बस आखिरी हिस्से में हैं और हम चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन के पास कुछ ऐसी बात पहुँचे कि हमारा मकसद हल हो जाए। जो आज हमने 1 घंटा यहाँ पर आप लोगों को जहमत दी है, कुछ बात निकल के आए सियासत से अलग। मौलाना आज़ाद की सियासी बसीरत आज हमारे लिए किस तरह रहनुमाई कर सकती है इस दौर में? देखिए, बहुत अहमियत है और ख़ास तौर के आजकल के हालात पर जो मौलाना आज़ाद की सियासी बसीरत थी, जो उनका एक हिंदुस्तान के लिए और पूरी दुनिया के लिए विज़न था, उसकी आज बहुत ज़्यादा अहमियत बढ़ गई है। और ख़ास तौर से जो हम देख रहे हैं आजकल, जिस तरह की बहसें हम टीवी पे पिछले 2-2.5 साल से देख रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं किसी मुस्लिम टॉपिक को लेकर जो है कटघरे में मुसलमानों को खड़ा किया जाता है, तो मैं समझता हूँ जहाँ तक मौलाना आज़ाद का ताल्लुक़ है वो हिंदू मुस्लिम इस बहस से ऊपर थे। एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, जब तक़सीम हिंद हुई तो उस वक्त ऐसा हुआ कि पंडित नेहरू के पास एक लीडर गए, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका, कांग्रेसी लीडर ही थे, बहुत पाए के थे। उन्होंने पंडित नेहरू से कहा कि देखिए तक़सीम हो गई है और जिन्हों ने पाकिस्तान को एक ममलिकत इस्लामिया जो है वो डिक्लेयर कर दिया है, तो आप भी इसको हिंदू राष्ट्र जो है डिक्लेयर कर दीजिए। उस पर नेहरू ने फिर मौलाना आज़ाद से बात की और फिर
उसके बाद कहा नहीं। और जो आजकल मोदी जी बात कर रहे हैं कि हम सबको साथ लेके चलने वाली बात थी, इन टर्म्स ऑफ एक्शन ये बात पंडित नेहरू, मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल जैसे लोग जो हैं लेके चले थे। और मैं चाहता हूँ कि ये जो एक टोन और टेन्योर है सेकुलरिज्म का, आज सेकुलरिज्म का बड़ा मजाक उड़ाया जाता है, संघ परिवार वाले मजाक उड़ाते हैं और भी दूसरी पार्टीज़ मजाक उड़ाती हैं, CPM में भी, लेकिन सेकुलरिज्म बड़ा अहम लफ्ज़ है और उसके सहारे हिंदुस्तान जी रहा है। तो ये जो सबक दिया था सेकुलरिज्म का, और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मुसलमान जो आज हिंदुस्तान में रह रहा है, सर ऊँचा करके रह रहा है। जैसे ख्वाजा साहब ने भी और इन्होंने भी कहा, हमारे दोस्त मासूम साहब ने, कि आज हिंदुस्तान में मुस्लिम जो है कहीं ना कहीं पहुंचा हुआ है, कुछ ना कुछ कोशिश कर रहा है। ये मौलाना आज़ाद की बदौलत है। और आखिर में एक बात मैं कह के बात को अपनी तमाम करूँगा। जब पार्टीशन हुआ ज़ारो क़तार वो रो रहे थे। अरुणा आसिफ अली ने बाकायदा इसके बारे में लिखा है कि पार्लियामेंट के किसी पिलर के कोने में ज़ारो क़तार रो रहे थे मौलाना आज़ाद। बड़ा कुछ लोग आज़ादी की खुशियाँ मना रहे थे, लेकिन मौलाना की आंखों में आंसू थे। हमें चाहिए ये कि मौलाना का दिया जो सबक है और जो ये नेहरूवियन मॉडल है, इसके ऊपर हम चलें। नेहरूवियन मॉडल का मतलब ये नहीं मैं कांग्रेस की वकालत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उससे हमें सबका साथ सबका विकास। बस ठीक, सबका साथ सबका विकास असल में नेहरूवियन मॉडल ही है। आखिर में मुख्तसर आप इस गुफ्तगू को, क्योंकि इस गुफ्तगू का आइडिया आप ही ने दिया था और ये मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये कहा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कोई याद नहीं कर रहा, आपको याद करना चाहिए। तो ये हमारे जहन में ये ख्याल आया शहजाद पूनावाला साहब की बदौलत। तो मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा पैगाम जाए जिससे हमारा मकसद हल हो जाए। आज की तारीख में हिंदू को सबसे ज़्यादा मौलाना आज़ाद की ज़रूरत है। जो तकरीर मौलाना आज़ाद ने पाकिस्तान के बनने के ख़िलाफ़ दी थी मुसलमानों को उस समय हिदायत, वो आज हिदायत कि मज़हब के आधार पे कोई मुल्क बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, आज यहाँ के बहुसंख्यक लोगों को सुननी चाहिए। क्योंकि उन्होंने जो लॉजिक दिया था और उन्होंने जो प्रिडिक्शन की थी पाकिस्तान के बारे में, वो सही साबित हो रही है। और वही प्रिडिक्शन अगर आप उसको इन्वर्ट कर दे और हिंदू राष्ट्र के लिए लगा दे, तो वो 50 साल बाद वो भी सही साबित होगी। और जहाँ तक मुसलमान भाई है मेरे, उनसे तो मैं यही कहूँगा कि मैंने मना कर दिया है मुशायरे में जाना। मुशायरे का इनविटेशन आता है तो मैं नहीं जाता हूँ। मैं शर्त ये रखता हूँ कि अगर कोई प्रोग्राम करना है तो या तो आप टीपू सुल्तान या तो सर सैयद या मौलाना आज़ाद के ऊपर कोई प्रोग्राम करेंगे, तभी मैं उसमें जुड़ूंगा। जब तक आप हर प्रोग्राम ये लाखों रुपए आप दे के बड़े बड़े आजकल जो कवि शायर घूम रहे हैं उनको आप बुलाते हैं, उसके आधे खर्चे में आप फ़ोटो एग्जीबिशन कर सकते हैं मौलाना आज़ाद की। आप उससे 1/10 खर्चे में आप मौलाना आज़ाद पे कॉन्फ्रेंस रूम बुक करके उस पर सेमिनार कर सकते हैं। आप वहाँ पे जो सड़कों तक गलियों तक उनका मैसेज जो है वो ले जा सकते हैं। आप जब तक वो नहीं करेंगे तब तक मौलाना आज़ाद का जो एक मैसेज है वो घर घर तक और हर मुसलमान तक नहीं पहुँच पाएगा। और तब तक मुसलमान जो है, जो इन्होंने तालीम की यहाँ पे नींव रखी है, वो तालीम के लिए जो है वो घूमता फिरता रहेगा। तो मुझे लगता है कि मौलाना आज़ाद को हमें हर घर तक ले जाना है और वो किसी एक सियासी दल और मेरी सियासी दल का काम नहीं है, वो हर मुसलमान का और हर एक उस शहरी का काम है जो चाहता है कि ये मुल्क सेक्युलर रहे। चलिए, बहुत अच्छी बात कही, लेकिन आपने शायरों की रोजी रोटी के ऊपर जो है कदगन लगाने की कोशिश की है। और आप अच्छी शायरी करें और मौलाना आज़ाद के मिशन को आगे लेके जाएं, उनके ख्यालात, उनके तसव्वुरात को आगे बढ़ाएं। एक मुशायरा मौलाना आज़ाद पे रखिए। ये तो मुज़ाकरा है, मुशायरा नहीं, हमारा वादा है ETV पर हम ज़रूर इंशाल्लाह जो है मौलाना आज़ाद की याद में और नौजवानों का मुशायरा बहुत जल्द करेंगे। मासूम साहब, आखिर में मौलाना आज़ाद का पैगाम, अगर आप मौलाना आज़ाद को भी हिंदू और मुस्लिम के नुक्ता नज़र से देखेंगे तो इससे बड़ा जुल्म मौलाना आज़ाद के साथ कोई दूसरा कौमी रहनुमा के तौर पर उनको जो है उनका मकाम दिया जाना चाहिए, कौमी रहनुमा के तौर पर। और जैसा कि ये कहा गया कि मौलाना आज़ाद को इस मुल्क में वो अहमियत और वो वक़्त नहीं दी गई है जिसके वो बजा तौर पर मुस्तहिक़ थे। तो ज़रूरत इस बात की है आज के हिंदुस्तान में, जब इंतशार पसंद क़ुव्वतें आगे बढ़ रही हैं, कि कौमी इत्तेहाद पैदा करने वाली ताकतों को और ऐसे अनासिर को आगे लाया जाए। ख़ास तौर से मौलाना आज़ाद की शख्सियत इस मामले में मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी शख्सियत है जो हिंदुस्तान को एक राह दिखा सकती है और ये बता सकती है कि हिंदुस्तान आगे चल कर के किस रुख पर जाएगा। वरना मौलाना आज़ाद का जो पैगाम है वो इसी तरह ज़ाय होता रहेगा अगर हम उसे किसी पार्टी के खाने में रख के सोचेंगे। बिल्कुल सही बात। ये सोचेंगे कि वो फला पार्टी के लीडर थे, वो बुनियादी तौर पर नेशनल लीडर थे और वो उस नेशनल मूवमेंट का हिस्सा थे जो किसी पार्टी का ख़ास मूवमेंट नहीं था।
वो उसमें हर तरह के लोग शामिल थे और हिंदुस्तान का हर वो आदमी शामिल था जो एक अच्छा और एक खूबसूरत हिंदुस्तान देखना चाहता था। मैं ये कहना चाहता हूँ आज के इस प्रोग्राम का ये मैसेज कम से कम लोगों तक बिल्कुल जाना सही कह रहे हैं। चाहिए। कोलकाता में जो उनकी तहरीक थी, जिस तरह अंडरग्राउंड एक तहरीक भी थी, उसमें सभी लोग शामिल थे और उसके बारे में अंग्रेज़ों की उसमें सीक्रेट रिपोर्ट्स वगैरह भी अक्सर जो है उस पर शक करती रही हैं कि मौलाना आज़ाद उसमें कहीं ना कहीं तहसीन साहब उनका एक वर्ल्ड विजन भी था और 1956 में यूनाइटेड नेशंस के लिए उन्होंने तकरीर भी की थी। जी, प्रेसिडेंट थे वो। बिल्कुल जी। डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब, बस आप इस पूरी गुफ्तगू को जो है एक कूजे में समो दीजिए। मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहता हूँ और वो दोनों चीज़ें वो हैं जो हमारे जो साथी हजरात रहे उन्होंने जो सारी गुफ्तगू की है उसका शायद सार है वो। देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में एक कमेटी थी जो सरदार पटेल जिसके सदर थे और मुसलमानों के लिए, अक़लियतों के लिए रिजर्वेशन पार्लियामेंट और असेंबली में मौजूद बहस था, तो मौलाना और उस कमेटी के अंदर एतजाज़ रसूल थे और मौलाना आज़ाद की ज़ात खुद थी, तजम्मुल हुसैन साहब थे और भी एक मेंबर थे, मेरे जहन में नाम नहीं है उनका। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने हाँ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने उस वक्त रिजर्वेशन की मुखालिफत की और हिंदू अक्सरियत की कॉन्शियंस पर, उनके ज़मीर पर ये बात छोड़ी कि हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदू अक्सरियत पर मुकम्मल तौर पर, कुल्ली तौर पर एतमाद का इजहार करता है, भरोसा करता है और उसे इस बात का तयक्कुन है कि एक ऐसा आईन और एक ऐसा हिंदुस्तान, ये अक्सरियत हिंदुस्तान की अक़लियतों को देगी जिसके अंदर वो अपने आप को बराबर का महसूस करेंगे। ये वो हदफ है जो अभी तक तकमील तक नहीं पहुँच पाया है। ये तो पैगाम है मेरा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के हवाले से, अक्सरियत और अक़लियत के ताल्लुकात के हवाले से। और जहाँ तक मुसलमाना हिंद का ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से लेकर अब्दुल कलाम तक जो तारीख़ हिंदुस्तान ने, जो हिंदुस्तान ने रकम की है, तो हम जहाँ तक हमारा एक मिन्हजुल कौम होने का ताल्लुक़ है, हमने अपने किरदार में कभी कोई कमी और कोताही नहीं बरती है। एक शोबा जिसका शहजाद भाई ने बार बार जिक्र किया और सही तज़किरा किया। देखिए, जब कोई कौम इल्म खो देती है तो वो सब कुछ खो देती है। हमने इल्म को खो दिया है, लेकिन मैं मायूस नहीं हूँ क्योंकि मैं आज पुरानी हमारी जो बस्तियाँ हैं, जो हमारे गलियाँ हैं, हमारे जो महल्लात हैं, आज सुबह आप जाकर 6 बजे 6:30 बजे उन गली महलों में जाके खड़े हो जाइए तो आपको गली गली में आज स्कूल देखने को मिलेंगे। आज बच्चे जो हैं अच्छे यूनिफॉर्म में, साफ़ सुथरे अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जाते मिलेंगे। तो ये समझता हूँ मैं कि कहीं ना कहीं आप कौम के अंदर बेदारी पैदा हुई है और इस बात का मैसेज जाना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात कही है, इस कौम को मुशायरों की भी ज़रूरत है क्योंकि उनसे भी लोगों के अंदर एक ज़िंदा दिली और एक हौसला पैदा होता है। लेकिन जहाँ उनकी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत हमें तालीम और तालीमी इदारों की है। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की शख्सियत, उनका किरदार, उनकी बसीरत, उनकी सियासत, उनकी तफसीर, उनकी तहरीक, उनकी तरतीब और उनकी तंजीम, मैं समझता हूँ ये तमाम वो चीज़ें हैं कि जिसकी तरफ आज हिंदुस्तान के मुसलमान को भी और हिंदुस्तान को, दोनों को उसकी तरफ रुजू करने की ज़रूरत है अगर हमें वो खूबसूरत हिंदुस्तान बनाना है जिसका ख्वाब हमारे बुज़ुर्गों ने देखा था। और हमें मायूस नहीं होना चाहिए और एक बात का हमें लिहाज रखना चाहिए हमेशा कि हम किसी भी सूरत हाल में आखिरी बात ना कहें, क्योंकि सियासत और तारीख़ जो है ये वक्त के हिसाब से बदलती रहती है, इसमें तब्दीलियाँ आती रहती हैं, इसमें उछाल आते रहते हैं। वक्त अच्छा भी आता है, वक्त बुरा भी आता है। अच्छे वक्त की नवेद हमें जो है अपने जहनों में रखनी चाहिए और कमज़ोर वक्त में हमें हिकमत अमली से काम लेना चाहिए। मैं समझता हूँ मौलाना का इससे बेहतर कोई और पैगाम मेरी नज़र में तो बनता नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मेरे ख्याल से तमाम बात कही जा चुकी है और मेरे कहने के लिए इतना कुछ यहाँ पे है भी नहीं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का कहना यह था कि तादाद पर नहीं, ईमान पर भरोसा रखें और ये वक्त जो है ईमान पर भरोसा रखने का है। उनके जो खिताब था जामा मस्जिद की सीढ़ी से, उसकी 2 सतरें मैं आपके लिए पेश कर देता हूँ कि उन्होंने कहा कि अपने हवास पर काबू रखो, अपने गिरदोपेश अपनी ज़िंदगी खुद फराहम करो। ये मंडी की चीज़ नहीं है, ये तो दिल की ही दुकान से मिलने वाले आमाल नकदी से ही हासिल हो सकता है। खैर नाज़रीन, यही आज का पैगाम है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हों या नेहरू हों या सरदार पटेल हों
या गांधी जी हों या हमारे और दीगर रहनुमा, कौमी रहनुमा जो रहे हैं जिन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है, हमें उन सबको याद करना है, उस तरीक़े से याद करना है जो उनका हक़ है, और हमें उनके पैगाम को आम भी करना है। आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर किसी नई शख्सियत और ऐसी शख्सियत के बारे में आपसे गुफ्तगू करेंगे जिसके बारे में लोग गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। आदाब।